नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका कल दूसरा दिन है और कल विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सदन में चर्चा कराने की विपक्ष मांग कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव पर और सदन में हंगामे के पूरे आसार। 23 दिसंबर तक सदन की कार्रवाई चलने वाली है। वहीं भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में विपक्ष के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर सहमति बनी है। विपक्ष को जवाब देने के लिए विधायकों को टिप्स दिए गए हैं। विपक्ष के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। गृहमंत्री अमित मिश्रा का बयान है कि जो तारीख तय होगी उसमें चर्चा को हम तैयार हैं। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। सीएम हाउस में 1.5 घंटे तक बैठक चली। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सम्मानित सदस्य सारगर्भित चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव पे जो विधानसभा अध्यक्ष तारीख तय करेंगे, समवेत सदस्यों ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी। विधेयकों पर, सदन की कार्रवाई पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन सेवा अभियान चल रहा है, उस पर विस्तार से बात हुई। स्वीकृति प्रति जो 83 लाख मध्य प्रदेश में एक साथ हुए हैं, उन सब विषयों पर बातचीत हुई। खबर ग्वालियर से। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का यह मामला है। राजा पठेरिया की जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन पेश हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने पवई थाने को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राजा पठेरिया मामले की केस डायरी तलब की है। मंगलवार को कोर्ट में पेश करनी होगी डायरी। राजा पठेरिया के खिलाफ पवई थाने में मामला दर्ज हुआ था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है राजा पठेरिया। अब उज्जैन में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने हिंदू संगठन के साथ नीलगंगा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत में युवती ने बताया है कि उसकी दोस्ती राजा नाम के युवक से हुई थी, लेकिन बाद में जब वो युवती को लेकर अजमेर गया तो पता चला कि वो राजा नहीं, शाहिद है। युवती को युवक की हकीकत का पता चला तो वो हैरान रह गई। जैसे तैसे वो भागकर उज्जैन पहुंची और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर आरोपी युवक के खिलाफ नीलगंगा थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इसकी है राजा के नाम से आईडी बनी हुई थी। राजा के नाम से मुझे बताया गया था और जब से मेरी बात हुई है और उसके बाद मुझे राजस्थान ले गया वो, बट राजस्थान नहीं ले गया था, वो मुझे अजमेर ले गया था। मुझे नाइट में नहीं पता चला, सुबह पता चला, क्योंकि वो नमाज पढ़ने लगा और उसने कैप पहनी वहाँ की, तो मुझे कंफर्म हुआ कि वो मुस्लिम है। आज नीलगंगा थाने पे इसलिए आया है कि बजरंग दल को सूचना लगी थी कि एक लड़का जो कि अपना नाम हिंदू नाम बताकर फेसबुक के माध्यम से हमारी हिंदू बहन से साथ उसने शारीरिक शोषण करा है। उसका नाम जो बताया था, उसने राजा नाम बताकर उस हमारी हिंदू बहन से मिला था। वो लगभग उनसे 1.5 साल से उसने उसके संपर्क में रहा, उसके साथ शारीरिक शोषण करा। हमारे पास में सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके साथ में एक अन्य युवक जिससे उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया है। युवती की रिपोर्ट पे हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्य। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। उज्जैन संवाददाता अजय कुमार पटवा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस केस को लेकर? जी देखिए, ये 2 साल पहले फेसबुक के जरिए इन दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद जब लड़की युवक के साथ, जो राजा है नाम बताया था इसने, और जब ये लड़की इसके साथ में अजमेर गई और इसने अजमेर में इसने देखा कि राजा जो बताया था इसको, इसके बाद उसने देखा कि उसके सर पे टोपी लगी हुई है, तो इसके बाद उसने आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद उसने शिकायत करने की कोशिश भी की, पर इसने शादाब ने जो है कई बार इसको धमकी दी और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद युवती ने हिम्मत करके बजरंग दल के लोगों से संपर्क किया और आज जो है नीलगंगा थाने पहुंचकर जो है लड़की ने शादाब के खिलाफ, जो राजा नाम बताया था इसने, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और
अब पुलिस का ये कहना है कि आगे और जांच की जा रही है, जो भी तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है जय, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं इंदौर में भी लव जिहाद का केस सामने आया एक बार फिर से। यहां होटल में काम करने वाली एक महिला से नाम बदलकर नवील अंसार शेख ने दोस्ती की थी। अंसार ने महिला से नवीन बनकर दोस्ती की और फिर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो मुंबई चला गया और महिला के संपर्क करने पर वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। तब पीड़िता ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और लव जिहाद संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर दिया। कहना है कि 2017 से वो एक बिहार के कटिहार जिले के चादापाड़ गांव के जो नबील पिता रूबेल है उससे उसकी परिचय था। दोनों कैफ़े पे काम भी करते थे। उसके बाद वो घर आता जाता रहा। दोनों से उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। पीड़िता का एक बच्चा है, पूर्व में तलाकशुदा है, तो उसने पुराने पति को तलाक भी दे दिया था और इन दोनों की शादी होने का था। लेकिन अभी वर्तमान में 2022 से वो मुंबई काम करने चला गया है और जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा, और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पे शादी करूंगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। सिंगरौली में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। अस्पताल में ताला लटका है और दर्द से तड़पती रही महिला की अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी हुई। चितरंगी विकास खंड के करौदिया उप स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला। तो जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, उसके साइड इफेक्ट भी अब देखने को मिलने लगे हैं, उसके असर भी अब देखने को मिलने लगे हैं। सिंगरौली में चितरंगी विकास खंड के करौदिया उप स्वास्थ्य केंद्र में एक मामला सामने आया जहां पर अस्पताल में ताला लटका रहा क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर, और इसी के चलते गर्भवती महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई। खबर ग्वालियर से। प्राइवेट अस्पताल में महिला मरीज की मौत हुई है। 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था महिला का। अस्पताल में टांके काटने के बाद हालात बिगड़ गए महिला के। अस्पताल में ही महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद डॉक्टर और स्टाफ फरार हैं। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोग्यम मेडिसिटी हॉस्पिटल की घटना है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। अब बात इंदौर की, जहां बस में चाकू लहराने वाले बदमाश की हेकड़ी निकल गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जिस बस में बदमाश ने चाकू लहराया था उसी बस में उसने बस यात्री से माफी मांगी। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश ने कुछ दिन पहले बस में किराया मांगने पर चाकू से ड्राइवर को, कंडक्टर को धमकाया और चाकू लहराने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छतरपुर में पेट्रोल पंप संचालक से हथियारबंद बदमाशों ने मारपीट कर 89,000 रुपये छीन लिए। मामला राजनगर थाना इलाके के विक्रमपुर गांव के पास का है, जहां 4 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक से मारपीट की और 89,000 रुपये छीन लिए। पेट्रोल पंप संचालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने 4 लोगों पर नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर का मेडिकल विश्वविद्यालय इन दिनों छात्र संगठनों की जोर आजमाइश का अखाड़ा बना हुआ है। अपनी कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सैकड़ों छात्रों के साथ मेडिकल विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने पिछले सत्र की परीक्षाओं से लेकर सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए। विद्यार्थी
परिषद के कार्यकर्ता पूरे 1 साल बाद मेडिकल विश्वविद्यालय पुनः शुद्धिकरण की मांग को लेकर आए हैं। जिस प्रकार हम देखें, विद्यार्थी परिषद ने पिछली बार भी कुलपति जी से इस्तीफा लिया था और एक ही मांग थी, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। जिस प्रकार हम देखें, 90,000 विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पूरे मध्य प्रदेश से पढ़ते हैं और पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय। पर हम देखें, इस विश्वविद्यालय की हालत चरमरा सी गई है। उस समय भी जब हमने माननीय खबर सागर से, जहां केसली नायब तहसीलदार सुजाता विश्वकर्मा की गाड़ी में किसानों ने तोड़फोड़ की है। दरअसल खाद वितरण के दौरान ज्यादा भीड़ होने से अफरा तफरी मच गई और किसान भड़क गए। इसी बीच वहां केसली की नायब तहसीलदार सुजाता विश्वकर्मा की खड़ी गाड़ी पर किसानों ने गुस्सा निकाल दिया, पत्थरों से गाड़ी के गेट और कांच फोड़ दिए। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल केसली पहुंचा और स्थिति पर काबू किया। नायब तहसीलदार ने तोड़फोड़ को लेकर थाने में शिकायत की है। पूरा घेराव किए हुए थे, जो लोग खाद के लिए जो है मशीन चलाते हैं उनको पूरा घेरे हुए थे। उसके बाद मैं गई वहाँ पे तो मैंने देखा कि कैसे बट सकता है, तो मंडी से ही बटना संभव था क्योंकि थाने से तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तो मैंने वो मशीन वालों को मंडी ले जाने की कोशिश करी और लोगों से भी कहा कि आप मंडी में व्यवस्थित लाइन लगा करके खाद लें। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी पे हमला किया और रोकने का प्रयास किया और गेट वगैरह तोड़ दिए, गाड़ी के लॉक भी टूट गए सारे, गाड़ी के पीछे भी डैमेज हुआ है कुछ। तो इस तरीके से असामाजिक तत्व भी रहे कुछ और किसान भी जो है आक्रोशित होकर ये किया है। तो इस तरीके की घटना। खबर श्योपुर से, जहां कृषि उपज मंडी में धान खरीदी बंद होने से नाराज किसानों ने श्योपुर कोटा राजस्थान हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जाम लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान हाईवे से नहीं हटे और अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि बाद में तहसीलदार संजय जैन के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। खरगोन के मंडलेश्वर थाने के सुलगांव में अवैध रेत के उत्खनन को लेकर खनिज विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। रात के अंधेरे में सुलगांव में खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान की अगुवाई में खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन करते हुए प्रोक्लेन मशीन सहित 5 डंपर जब्त किए हैं और इस दौरान नर्मदा में से पानी हटाकर बालू रेत निकालने वाले 2 पानी के इंजन भी जब्त किए। हालांकि रेत माफिया मौके से फरार हो गए। बुरहानपुर में अवैध रेत खनन पर बीजेपी की अंतर्कलह सामने आई है। रेत खनन को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर और बीजेपी जिला अध्यक्ष सामने आ गए। दरअसल जिले में 9 रेत खदानों का ठेका लेने वाली कंपनी में देवेंद्र साझेदार हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने अवैध रेत डंपर को रोका है और उनसे वसूली की कोशिश की है। खबर दमोह से, जहां की अटा तहसील में बनने वाले सीएम राइज स्कूल की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर दिया। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सीएम राइज स्कूल, एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के छात्रों ने दमोह पन्ना स्टेट हाईवे के दमोह नाके पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही अटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को आश्वासन दिया। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जबलपुर के आरईएस विभाग में तैनात क्लर्क को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरियादी सुरेंद्र माल्या ने शिकायत की थी कि आरोपी क्लर्क शंभुनाथ सिंह ठाकुर पेमेंट रिलीज करने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीनों की नाप जोख में किस कदर घूसखोरी हावी है, इसका एक नमूना उमरिया में मानपुर तहसील के बचहा गांव में देखने को मिला, जहां किसान की जमीन की नाप करने के लिए पटवारी और आर्य ने 7,000 रुपए की मांग की, लेकिन किसान ने रिश्वत देने के बजाय इसकी शिकायत लोकायुक्त से की, जिस पर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी अनिल और पाठक और आरआई गरीबदास को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाश पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होने के बावजूद भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बालाघाट पुलिस के लिए साल 2022 नक्सल उन्मूलन की
और उपलब्धियों वाला साल रहा। बालाघाट में 1990 से नक्सली उन्मूलन का अभियान प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन 32 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2022 में आधा दर्जन हार्डकोर इनामी नक्सली को मार गिराया गया। उज्जैन में महाकाल मंदिर में कई बार सेल्फी और रील्स बनाने को लेकर विवाद के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक में फैसला किया गया है कि 20 दिसंबर से मंदिर परिसर में मोबाइल पर पाबंदी लागू कर दी जाएगी। अब महाकाल मंदिर में जाने वाले तीनों प्रवेश द्वारों मानसरोवर, प्रशासनिक कार्यालय और गेट नंबर 4 पर क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जिसके बाद अब आने वाले भक्तों के फोन वहां रख दिए जाएंगे और तभी मंदिर में एंट्री मिलेगी। फिर जब भक्त दर्शन के बाद लौटेंगे तो उनको उनके मोबाइल वापस कर दिए जाएंगे। 20 तारीख से मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा मंदिर परिसर में। जो हमारे तीनों प्रवेश द्वार हैं, उन तीनों प्रवेश द्वार पर ही हम लोग मोबाइल लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला मानसरोवर में रहेगा, दूसरा हमारा जो प्रशासक ऑफिस है उसके सामने जो जगह है वहाँ पर एक जगह रहेगी और तीसरा हमारा 4 नंबर गेट पे रहेगा। तीनों जगह पर हमारी मोबाइल लेने के लिए पूरी टीम रहेगी और इसके अंतर्गत जब हम मोबाइल उनसे लेंगे तो बाकायदा वो पूरा उसकी एंट्री एक सॉफ्टवेयर में होगी। वहाँ पर जो देने आया है उसका फ़ोटो होगा और जो मोबाइल दे रहे हैं उनके भी जो मोबाइल्स हैं उसकी फ़ोटो ली जाएगी और QR कोड जनरेटेड एक स्लिप दी जाएगी। इसका पर्पस ये है कि चूँकि फ़ोटो भी है, मोबाइल की फ़ोटो भी है और QR कोड भी है, तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं ले पाएगा। और जब आप उस स्लिप को दिखाएंगे तो ईजिली आपको अपने मोबाइल आप उसी जो काउंटर है वहाँ से आप ले पाएंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में आयोजित दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में MP का डंका बजा। जीत के बाद पूरी दिव्यांग टीम बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने धन्यवाद स्वरूप ट्रॉफी बाबा महाकाल को अर्पित की। खिलाड़ियों ने नंदी हॉल से बाबा को ट्रॉफी समर्पित की, पूजन अर्चन किया। आपको बता दें 6 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित हुई थी, जिसमें MP ने आंध्र प्रदेश को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। तो 6 राज्यों की टीमों के बीच में फाइनल जो मैच हुआ था वो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ था, जिसने मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को हराकर ये कप महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश ने विजेता प्राप्त करी थी। उसमें मांग हमने यही रखी थी कि हमारा जो क्रिकेट है, जो अभी दुनिया नहीं जानती, लोगों से बहुत दूर है, वो लोगों के सामने आए, वो देखें, और हमने उसको साबित करके दिखाया। आज महाकाल की कृपा से आज विनर ट्रॉफी हमारे हाथ में है। धार के मनावर में हुई एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से एक विदेशी युवक मनावर की लड़की से शादी करने आया, जिसने मनावर की तबस्सुम हुसैन से निकाह किया। तबस्सुम से शादी करने ऑस्ट्रेलिया से आया ये दूल्हा जब घोड़ी पर सवार होकर निकला तो लोग उसे देखते ही रह गए। सिर पर सेहरा था, शेरवानी भी पहन रखी थी। दूल्हा बैंड बाजे की धुन पर नाचता भी नजर आया। दूल्हे की माँ जीनियर पैरी भी रास्ते भर थिरकती रहीं। वहीं दुल्हन की मां जुलेखा हुसैन की आंखों में खुशी के आंसू छलकते दिखे। पिता सादिक हुसैन रास्ते भर घोड़े को पकड़कर चलते रहे। इस विवाह से तबस्सुम फूले नहीं समा रही। बाद हम पहली बार मिले और हमने इन्हें बताया कि हम भारतीय हैं, हम विदेशी तरीके से हम डेटिंग नहीं करते। तो इन्होंने हमारे बात का पूरा सम्मान रखा। इन्होंने हमारे मम्मी पापा से परमिशन ली, मेरे चाचा चाची से, और फिर इन्होंने हमें प्रपोज किया और हमारी शादी हुई। I have mostly seen my wife's family home here, so I think Manaur is very welcoming and warm and loving, and I saw a little bit from the horse as well. खुशी महसूस हो रही है मुझे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इसने शादी कर ली है। मतलब को बहुत खुशी जाहिर हो रही है, बहुत खुशी जाहिर हो रही है। हमारी दिली तमन्ना पूरी हो गई। ये हो गया कि एक हज हो गया मेरा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। सिवनी में सड़क पार करती कैमरे में बाघिन कैद हुई। पेंच टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है। रूंदी झुनी बाघिन 4 शावकों के साथ नजर आई। पर्यटकों ने वीडियो बनाया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल।
तो सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है जहां पर बाघिन कैमरे में कैद हुई है। अपने 4 शावकों के साथ बाघिन सड़क पार करते हुए, रोड पार करते हुए, क्रॉस करते हुए नजर आई है। इन दिनों पेंच टाइगर रिजर्व में सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उन्हें बाघों का दीदार हो रहा है। संगीत सम्राट तानसेन के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उस इमली के पेड़ के बारे में जानते हैं जिसके पास बैठकर तानसेन रियाज किया करते थे? इमली के उस पेड़ के पत्ते भी अनोखे हैं। इमली खट्टी चटपटी, बच्चे हों या बड़े, सबको इसका स्वाद भाता है। पकवानों का स्वाद बढ़ाने वाली इमली देश के हर कोने में मिल जाती है इमली, लेकिन इमली का ऐसा पेड़ कहीं और नहीं। इस पेड़ की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही अनोखी भी। कहानी जानने से पहले जरा इन्हें देखिए। लोग इमली खाते हैं, ये पत्ते चबा रहे हैं। इमली के इन पत्तों में ऐसी क्या खासियत है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि ये पत्ते के.एल. सहगल, पंकज उधास जैसे संगीत के धुरंधर खा चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इस पेड़ के पत्ते हैं ही इतने खास, लोगों का है इन पर अटूट विश्वास। और इस विश्वास की वजह है तानसेन। जी हां, संगीत सम्राट तानसेन। ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास लगे इमली के इस पेड़ का संगीत प्रेमियों के लिए खासा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत का रियाज करते थे और ध्रुपद के राग सुनाते थे। लोगों में यह भी मान्यता है कि इसी इमली के पेड़ के पत्ते खाकर तानसेन ने अपनी आवाज को सुरीला किया था। सुर सम्राट तानसेन की जो बगल में जो समाधि बनी हुई है उसी में ये पेड़ जो खड़ा हुआ है ये इमली का है। और कहा जाता है, किंवदंती है कि सुर सम्राट तानसेन, हालांकि पहले से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, इस इमली के पेड़ के पत्ते खाने से उनके स्वर में और निखार आया था, तभी से लोग इसके पत्ते का रसास्वादन करने लगे। जिस पेड़ के पत्तों ने तानसेन की आवाज को सुरीला किया, संगीत प्रेमियों के लिए भला कैसे खास न होंगे वो पत्ते। लोग दूर दूर से पत्तों को खाने के लिए आते हैं। इमली के पत्तों को तानसेन का प्रसाद मानकर साथ भी ले जाते हैं। बड़े बड़े गायकों ने भी ये पत्ते खाए हैं और संगीत की दुनिया में नाम कमाया है। ऐसा माना जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन जी इसी नीम के पेड़ से हर रोज कुछ पत्तियां खाके इसी तरह उनका गला आज इतना सुरीला और इतने महान हो पाए। और यहाँ इस पेड़ के पत्तों को खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इमली का पेड़ है तो इमली के पेड़ पे ये है कि इधर तानसेन का मकबरा है ये, तो ये इमली के पत्ते ये खाने से तो ये है कि ये गला भी सही रहता है और मतलब अच्छा रहता है, मतलब और जो मतलब बीमारियां जो होती हैं उससे सबसे अच्छा रहता है। इस जगह पहले एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन लोग पेड़ की पत्तियों के साथ इसकी छाल और जड़ को भी अपने साथ ले गए। कई 100 साल पुराना पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी, जिसके बाद इमली के पेड़ को फिर से जिंदा किया गया। तानसेन से जुड़ा इमली का पेड़ वाकई में बेहद अनोखा है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।